कहानी मुंशी प्रेमचंद की है। चलिए कहानी को सुनते हैं। गांव के एक सिरे पर माँ बेटी झोपड़ी बनाकर रहती थी। माँ विधवा थी और बेटी कुंवारी थी। घर में कोई आदमी भी नहीं था। बेटी गौरा बाग से पत्तियां बटोर कर लाती थी और माँ गंगा भाड़ झोंकती थी उसी से। इससे उन्हें सेर मर अनाज मिल जाता था और दोनों खाकर सो जाती थी। इसी से उनका गुजर बसर हो जाया करता था। हर माँ की तरह गौरा की माँ को भी हमेशा यही चिंता रहती थी कि कहीं किसी तरह उनकी बेटी की सगाई हो जाए। पति के मर जाने के बाद गंगा ने दूसरा विवाह नहीं किया था, ना ही कोई रोजगार शुरू किया था। तब भी माँ बेटी बड़े सुकून से रहती थी। इस बात को लेकर गांव वालों के मन में माँ बेटी के प्रति संदेह था। सबके मन में यही सवाल आता था कि दोनों स्त्रियां कोई काम धंधा तो करती नहीं है, ना ही इनके घर में कोई आदमी है, तो फिर इनका घर कैसे आराम से चलता है। कभी इन्हें किसी के सामने हाथ भी नहीं फैलाना पड़ता है। ना कुछ गड़बड़ तो जरूर है। शूद्रों की बिरादरी बहुत छोटी होती है, 5-10 कोस से अधिक उनका दायरा नहीं होता है। आखिर क्या कारण है कि कोई गौरा से शादी करने के लिए तैयार नहीं होता है। गौरा की शादी के लिए माँ बेटी के साथ कई तीर्थ यात्राएं की, उड़ीसा तक हुआ है, लेकिन नहीं निकला। गौरा सुंदर और सुशील थी, लेकिन किसी ने उसे कुएं पर हंसते बोलते नहीं देखा था। उसकी निगाहें कभी ऊपर ना उठती थीं। उसकी ये हरकत गांव वालों के मन में शक और मजबूर करती थी। सभी को यही लगता था कि कोई स्त्री इतनी सती कैसे हो सकती है। दिन गुजरते गए। गौरा की माँ चिंता से घुलती जा रही थी। उधर गौरा की सुंदरता, उसकी जवानी गांव वालों की नजरों में आ देसी गांव से दूर नौकरी की खोज से कलकत्ता जा रहा था। 10-12 कोस दूर पहुंचते ही उसे रात हो गई। उस समय वह एक गांव में पहुंचा था। वह लोगों से किसी कहर का घर पूछते हुए गंगा के घर पहुंचा। परदेसी को देख गंगा बहुत खुश हुई। गंगा ने उस परदेसी से उसका नाम पूछा तो परदेसी ने बताया कि उसका नाम मंगरू है। इसके बाद गंगा ने मंगरू का खूब आदर सत्कार किया, उसके लिए कई सारे पकवान बनाए। धीरे धीरे दोनों की बातचीत भी बढ़ गई। इसी दौरान शादी की चर्चा भी छिड़ गई। मंगरू नौजवान था, तभी उसकी निगाह गौरा पर पड़ी। गौरा एक सुंदर और शांत हाव भाव की लड़की थी, जिसे देखते ही मंगरू भी मोह पड़ा और वह झट से गौरा से सगाई करने के लिए मान गया। उसके 2-4 गहने खरीदे और कपड़े उधार लेकर सगाई कर ली। माँ बेटी दामाद को अपनी नज़रों से दूर नहीं करना चाहती थी, इसलिए दोनों गंगा के साथ ही रहने लगे। 10-15 दिन ही बीत गए थे कि मंगरू के कानों में कई तरह की बातें पड़ने लगी। बिरादरी के अलावा दूसरी जाति के लोग भी कई तरह की बातें करने लगे थे। मंगरू इन अटकनों से परेशान हो गया था, लेकिन वह गौरव को छोड़ना भी नहीं चाहता था। 1 महीने बाद मंगरू अपनी बहन के घर गया। बहन ने खाना परोसा। मंगरू ने बहनोई को साथ खाने के लिए कहा। बहनोई बोला, तुम खा लो, मैं बाद में खा लूंगा। मंगरू को कुछ संदेह हुआ। उसने साफ पूछा कि आखिर बात क्या है, आप मेरे साथ खाना क्यों नहीं खा रहे हैं। बहनोई बोला, मैं तुम्हारे साथ खाना नहीं खा सकता हूँ। तुमने बिरादरी से बाहर शादी की है, किसी से ना पूछा ना कुछ बताया, सब तक पंचायत होगी। मैं तुम्हारे साथ उठ बैठ नहीं सकता हूँ। तुम्हारी हरकत की वजह से मैं समाज से रिश्ता नहीं खत्म कर सकता। मंगरू तेजी से उठा और ससुराल लौट आया। मन बेचैन था। उसने किसी से कुछ नहीं कहा और रात के अंधेरे में गौरव को छोड़कर चला गया। इसी तरह कई साल बीत गए, लेकिन मंगरू का कुछ पता न चला। पति के गायब हो जाने पर भी गौरा उदास न थी। वह हंसती हुई खेलती, मांग में सिंदूर भरती, रंग बिरंगे कपड़े पहनकर तैयार होती। इसके पीछे मंगरू एक भजन की किताब छोड़ गया था। खाली समय में गौरा उस किताब में से भजन पढ़ती रहती थी। पहले गौरा गांव की औरतों से ज्यादा मिलती जुलती नहीं थी। दरअसल उसके पास उन स्त्रियों से बात करने के लिए कोई विषय ही नहीं होता था। गौरा के पास अब गृहस्थ जीवन की ढेरों बातें थी, जिसकी चर्चा वह गली मोहल्ले की औरतों के साथ करती थी। वह सभी को बताती थी कि मंगरू कितना अच्छा है, सहनशील है। सभी वह मौजूद एक स्त्री ने पूछ लिया, गौरा, मंगरू तुम्हें छोड़कर क्यों चला गया है। गौरा कहती है, मर्द कभी ससुराल में रह सकता है क्या भला। बाहर जाकर पैसे कमाना भी मर्द का असली काम होता है। वहीं जब कोई गौरा से ये सवाल पूछता कि मंगरू खत क्यों नहीं लिखता है, इस पर गौरा मुस्कुराती और कहती, अपना ठिकाना बताते करते हैं, जानते हैं कि गौरा के सामने आ पहुंचेगी। सच तो मैं उनके बिना नहीं रह सकती। एक सहेली बोली, तेरी बात हम नहीं मानते हैं, जरूर मंगरू और तेरी लड़ाई हुई है, तभी इसी तरह बिना बताए वह तुझे छोड़कर चला गया है। गौरा बोली, बहना, अपने भगवान से भी भला कोई लड़ता है क्या। जिस दिन ऐसी नौबत आएगी मैं कहीं चली जाऊंगी। कई दिनों बाद कलकत्ता से एक आदमी आया और गंगा का घर रुका। इत्तेफाक से वह मंगरू का पड़ोसी निकला। उसने पूछा, पैसे और 2 साड़ियाँ गौरा के हाथ में थमाई और बोला कि मुझे मंगरू ने तुम्हारे लिए भेजा है। ये सुनते ही गौरा की खुशी का ठिकाना न रहा। हुआ फटफटा जाने के लिए तैयार हो गई। गांव की औरतों से मिल आई और सबको अपने जाने की खबर दे दी। बेटी आने से
गंगा खुश और मायूस दोनों थी। रास्ते भर गौरा के मन में हजारों अच्छे बुरे ख्याल आते रहे। बीच बीच में उसे अपनी माँ के अकेलेपन की भी याद आ रही थी। डर सताता था कि बेचारी अम्मा अकेले कैसे रहेंगी, सारा काम अकेले करना पड़ेगा, बूढ़ी दिन भर रोती रहेगी। इसी उधेड़बुन में रास्ता कट गया। लगभग 3 दिन के बाद गाड़ी कलकत्ता पहुंची। गौरा का दिल दो जोर से धड़क रहा था। वो प्लेटफॉर्म पर उतरकर मगरू का इंतजार करने लगी। बूढ़ा बोला, मैंने आसपास सभी जगह देख लिया, लेकिन मगरू कहीं नहीं दिखाई दे रहा है, शायद अब तक नहीं आया। गौरा घबरा गई। तभी बूढ़ा बोला, चलो हम डेरा पर चलते हैं। उसे मालूम ना था कि हम कौन सी गाड़ी से आ रहे हैं। ऐसे में भला उसकी राह देखने से कोई फायदा नहीं है। गौरा बात मान गई और दोनों तांगे पर सवार होकर चल दिए। यह पहली बार था कि गौरा गांव से बाहर निकली थी। उसकी आंखें इधर उधर चीजों को ध्यानने लगी थी। अचानक तांगा एक सुंदर और विशाल भवन के सामने जाकर रुका। गौरा उतरी और तेजी से सीढ़ियों के सहारे ऊपर चढ़ने लगी। मगरू से मिलने की थोड़ी भी देर उसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। तभी बूढ़े ने पहली मंजिल के एक कमरे की ओर इशारा करते हुए कहा, यह मगरू का कमरा है, जाओ, वह अंदर ही होगा। गौरा अंदर गई, लेकिन कमरे में कोई ना था। कोने में खाट और 4-5 बर्तन पड़े हुए थे। वह बाहर आई और बूढ़े को बताया। बूढ़ा बोला, मगरू काम पर गया होगा, शाम को लौटेगा, यहाँ किराए पर रहता है। कमरे में मगरू को ना पाकर गौरा थोड़ी मायूस हो गई, लेकिन शाम को मिलने की सोचकर मुस्कान और साफ सफाई में लग गई। उसने कमरे में झाड़ू लगाया, बर्तन धोए, नहा धोकर शाम का इंतजार करने लगी। राह देखते देखते देर शाम हो गई थी, लेकिन मगरू का अब तक कोई पता न चला। गौरा का मन फिर घबराने लगा। घना अंधेरा छा गया था, परंतु कमरे में एक दीपक तक न था। जब भी किसी की आहट होती तो गौरा को लगता कि मगरू आया होगा, लेकिन दरवाजे पर कोई दस्तक न थी। कुछ देर बाद दस्तक हुई। गौरा दौड़कर दरवाजा खोला। सामने पर एक बूढ़ा खड़ा था। गौरा बोली, वो अब तक आए क्यों नहीं है? बूढ़ा बोला, अभी मैं मगरू के दफ्तर से ही लौटा हूँ। साहब ने बताया कि मगरू का ट्रांसफर हो गया है। मगरू ने साहब से कई मिन्नतें की, लेकिन किसी ने उसकी एक ना सुनी और दूसरी जगह भेज दिया। मैं दफ्तर से उसका नया पता लेकर आया हूँ। कल सुबह तुम्हें जहाज पर बैठा दूंगा कि तुम अपने मगरू के पास चली जाना। गौरा घबराकर बोली, जहाज में कितने दिन का सफ़र होगा? बूढ़े ने कहा, कम से कम 8 से 10 दिन तो ज़रूर लगेंगे, लेकिन घबराओ मत, परेशानी नहीं होगी। तय बात के मुताबिक अगले दिन गौरा बूढ़े के साथ मगरू के पास जाने के लिए निकली। बूढ़े ने उसे जहाज पर बिठाया और विदा किया। जहाज जैसे जैसे किनारे से अलग हो रहा था, वैसे वैसे गौरा को लग रहा था कि अब उसकी अम्मा और गांव सब उसके पीछे छूट गया है। चारों ओर पानी पानी देख गौरा का मन अजीब हो रहा था। अनजान जगह में मगरू को कहाँ खोजेगी, यह सोच सोचकर उसका दिल बैठा जा रहा था। जहाज पर कई स्त्रियां और पुरुष सवार थे। गौरा उन्हें देख और उनकी बातें सुन रही थी। तभी उनकी नज़र एक कोने में अकेली बैठी स्त्री पर पड़ी। गौरा ने हिम्मत कर उससे पूछा, कहाँ जा रही हो बहन? ये सुनते ही स्त्री की आंखें डगमगा गईं। बोली, मुझे नहीं मालूम है कि मैं कहाँ जा रही हूँ, बस जहाँ भाग्य ले जा रहा है वहाँ चली जा रही हूँ। तुम कहाँ जा रही हो? गौरा बोली, मैं तो अपने मालिक के पास जा रही हूँ। स्त्री झट से बोली, बहन, कोई तुम्हें बहला फुसला कर लाया है? तुम किसके साथ यहाँ आई हो? गौरा ने कहा, मुझे एक बूढ़ा आदमी ब्राह्मण यहाँ बैठा गया है, मैं तो उसके पति से मिलने के लिए कलकत्ता आई थी। स्त्री बोली, किनारे पर जो लंबा दुबला सा बूढ़ा है जिसकी एक आंख फूली हुई थी, वही? गौरा, हाँ बहन वही। स्त्री बोली, बहन, उसी दुष्ट ने मेरा जीवन बर्बाद किया है। भगवान करे उसकी साथ पुस्तों को नरक नसीब हो। उस कपटी के कारण मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रही। अब जा रही हूँ मिस्र देश, वहीं मेहनत मजदूरी करके गुजर बसर करूँगी। सब सुनकर गौरा के मुंह से बोल न फूटे। वह सोचने लगी कि अब वह क्या करेगी। उसे अपनी माँ, अपने गांव, सहेलियों की याद आने लगी। कुछ क्षण बाद हिम्मत करके बोली, अब क्या करें बहन? स्त्री बोली, अब यह तो वहां पहुंचने के बाद ही मालूम चलेगा। यह कहते कहते वह जोर जोर से रोने लगी और अपना दुख बताने लगी। गौरा ने हिम्मत दी तो स्त्री ने बताया कि शादी के 3रे साल में उसके पति की मौत हो गई थी। पति के ख्यालों के साथ वह किसी तरह जी रही थी कि एक रोज पापी बूढ़ा वेश बदलकर भिक्षा मांगने आया। उसने सन्यासी का रूप धारण किया हुआ था। मैं उसके जाल में फंस गई और आज मेरी यह दुर्दशा है। इसके मुझे पति से मिलवाने का लालच दिया था। मैं बेवकूफ़ पति से मिलने की चाह में इस बहरूपिये की बात में फंस गई थी और इसके साथ चल दी थी। आगे की कहानी मुझे नहीं मालूम। अगले दिन जब मुझे होश आया तो मैं घर भी नहीं लौट सकती थी। अब बूढ़ा मुझे यहाँ ले जा रहा है, आज पर छोड़ गया है। स्त्री की बातें सुनकर गौरा को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या प्रक्रिया करे। कुछ बिल्कुल मौन हो गई थी। मगरू से मिलने का सपना एक झटके में टूट गया था। गौरा को इस हाल में देख स्त्री बोली, भगवान पर भरोसा और साहस रखो बहन। हिम्मत पाकर गौरा बोली, मुझे अब तुम्हारा ही सहारा है
और तुम दोनों साथ ही रहेंगे। स्त्री कुछ न बोली। दोनों एकटक नीले आकाश की ओर निहारने लगी। कई घंटों बाद जहाज किनारे पर पहुंचा। सभी यात्री उतरने लगे। तट पर मौजूद एक आदमी सभी यात्रियों के नाम लिख रहा था। तब गौरा के उतरने की बारी आई। जैसे ही उसके पाँव नीचे रखा वह चौंक गई। उसके शरीर में कटंग दौड़ गया। वह जड़ बन गई। ना कुछ बोल पा रही थी, ना ही पीछे से आवाज दे रही। यात्री की बात सुन ऐसा मानो दुनिया रुक गई हो। गौरा के सामने वह दृश्य था जिसकी उसे उम्मीद छोड़ दी थी। तट पर खड़ा व्यक्ति जो यात्री के नाम लिख रहा था वह कोई और नहीं, मंगरू ही था। गौरा इस क्षण सातवें आसमान पर थी। उसकी खुशी छिपाए नहीं छिप रही थी। मंगरू ने उसका हाथ आगे बढ़ाया। गौरा ने प्रतिक्रिया न दी। इससे मैं यात्रा के दौरान मिली। स्त्री ने गौरा को कोहनी मारी। गौरा लड़खड़ा गई। मंगरू ने उसे थाम लिया। स्त्री, क्या हुआ? इस आदमी को पहचानती हो? गौरा बोली, बहुत अच्छी तरह से। यही है वो जिससे मिलने के लिए मैं घर से निकली हूँ। स्त्री बोली, अच्छा तो ये तुम्हारा पति है। अब तो तुम मेरे साथ ना आओगी, मुझे भूल जाओगी। गौरा बोली, क्या ऐसा भी हो सकता है? भला मुझे सहारा दिया है, मैं तुमको कैसे भूल सकती हूँ? मंगरू इन दोनों से दूर अपने काम पर लगा हुआ था। वह यात्रियों से जानकारी जुटाने में व्यस्त था। गौरा कोने में खड़ी मंगरू को निहार रही थी। कुछ देर बाद उसका काम खत्म हुआ और गौरा के पास आया। मंगरू, तुम कौन हो? क्या नाम है तुम्हारा और कहाँ से आई हो? मंद मंद मुस्काई और बोली, गौरा, हमारा नाम है कानपुर, बनारस से आए हैं। मंगरू ने उसका हाथ थाम लिया और आंखों में आंसू लिए बोला, भला तुम यहाँ आई कैसे? गौरा ने उसके आंसू पोंछे और चौंक कर बोला, तुमने ही तो बुलवाया भेजा था, सो मैं आ गई। मंगरू को समझ नहीं आ रहा था कि गौरा क्या कर रही है। उसने बोला कि मैं कब बुलवाया भेजा था तुम्हें? भला मैं तो पिछले 7 सालों से यहाँ कैद हूँ, चाह कर भी घर से नहीं जा सकता हूँ। गौरा घबरा कर बोली, तुमने बूढ़े को मुझे लाने के लिए? मंगरू बोला, बिल्कुल नहीं। गौरा का मन छोटा हो गया था। उसने इस जवाब की आशा न की थी। गौरा गुस्से में बोली, मैं कल ही यहाँ से चली जाऊँगी, मुझे तुम पर बोझ नहीं बनना। मंगरू बोला, अब तुम यहाँ से अगले 5 सालों तक नहीं जा सकती हो गौरा, यही यहाँ का नियम है। गौरा बोली, ठीक है, फिर मैं अलग रहकर अपना पेट पाल लूँगी, लेकिन तुम पर भार ना बनूँगी। मंगरू बोला, तुम मेरे लिए किसी की बोझ जैसी नहीं हो गौरा, तुम सती हो, देवी हो। जिस बूढ़े आदमी ने तुम्हें बहकाया है वही मुझे भी यहाँ भेजा है। आओ मेरे साथ, मेरे ठिकाने पर चलो, वहाँ आराम करने, फिर आगे बातें होंगी। वह स्त्री कौन है तुम्हारे साथ? गौरा बोली, यह मेरी सहेली है, यात्रा के दौरान जहाज पर मिली है। इसका यहाँ कोई नहीं है, अतः यह मेरे साथ ही रहेगी। मंगरू मान गया। तीनों लोग पैदल चल दिए। सभी सामने से 2 चौड़े चौड़े शरीर के आदमी आते दिखाई दिए। मंगरू के पास आकर दोनों आदमियों ने बोला, आज से ये दोनों औरतें हमारी। मंगरू ने क्रोध का ठिकाना ना रहा। मंगरू चिल्लाकर बोला, ये दोनों मेरे घर की स्त्रियां हैं, इन पर आंख तक न डालना। दोनों आदमी ठहाके लगाकर हंसने लगे। मंगरू का गुस्सा और बढ़ गया। तभी एक आदमी गौरा की ओर बढ़ा और हाथ पकड़ने की कोशिश करने लगा। मंगरू चिल्लाया, छूना मत वरना अच्छा नहीं होगा। दोनों आदमी सहम गए और बाद में देख लेने की धमकी देकर आगे निकल गए। मंगरू बोला, गौरा, उनकी सखी आगे बढ़ी। मंगरू बोला, इसलिए मैं कह रहा था कि ये जगह तुम जैसी औरतों के लिए नहीं है। अचानक सामने से एक अंग्रेज आ पहुंचा। उसने मंगरू से कहा, जमादार, ये दोनों औरतें आज से मेरे कोठे पे रहेंगी। मंगरू ने हाथ जोड़ लिए, बोला, साहब, यह मेरे घर की औरतें हैं, इन्हें जाने दीजिए। अंग्रेज बोला, झूठ मत बोल तू। गौरा की ओर इशारा करके उसने कहा, इसको हमारी कोठी पे भेज दो। मंगरू काँप गया और ना आके से सिर हिला लिया। लेकिन जब तक अंग्रेज आगे बढ़ चुका था, साहब की बात पर अमल करना जमादार का काम था। मंगरू समझ नहीं पा रहा था कि वह क्या करे। आखिर रास्ता का सामने मजदूरों के रहने के लिए मिट्टी के घर बने हुए थे। बाहर दर्जनों की संख्या में स्त्री पुरुष बैठे हुए थे। सभी गौरा और सखी को गंदी नज़र से देख रहे थे। किसी तरह नज़र बचाकर मंगरू दोनों औरतों को घर ले गया और खुद दरवाजे पर बैठ गया। दोनों स्त्रियां कमरे के भीतर अपने भाग्य को कोसती तो मंगरू दरवाजे पर बैठकर रखवाली करता रहा। किसी तरह रात बीती। अगले रोज दिन किसी तरह कट गया। रात के तकरीबन 10 बजे दरवाजे पर दस्तक हुई। मंगरू निकला तो देखा सामने सिपाही खड़ा था। सिपाही बोला, चलो, तुम्हें साहब ने बुलाया है। मंगरू बोला, भाई, तुम हमारे देश के आदमी हो, तुम मुझ पर मुसीबत आन पड़ी है, मदद करो। चलो, साहब को कह दो कि मंगरू घर पर नहीं है। सिपाही बोला, ना बाबा, वह बहुत गुस्से में है, मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता हूँ, तुम साथ चलो। मंगरू के पास कोई चारा न था। वह सिपाही के साथ निकल गया। मंगरू को सामने देख साहब जोर से चिल्लाया, वह औरत कहाँ है? कल तुम उसे मेरे कोठे पर क्यों नहीं लाए? मंगरू ने हाथ जोड़ लिए और बोला, वह मेरी पत्नी है साहब। साहब बोला, वह दूसरी कौन थी फिर? मंगरू, मालिक, वह मेरी बहन है। साहब गुस्से से बोला, हम कुछ नहीं जानते, तुम उन दोनों में से किसी एक को लेकर आओ जल्दी। मंगरू साहब के पैरों में गिर गया और
रोने लगा, लेकिन साहब का दिल नहीं पसीजा। उसने आदेश दिया कि जल्दी एक स्त्री को लेकर आओ, वरना मैं तुम्हें कोड़े मारूंगा। मंगरू खाने को तैयार था। साहब नशे में था। उसने आवा तावा हंटर निकालकर कोड़े बरसाने शुरू कर दिए। मंगरू को चीख निकल आई। साहब उसे लगातार कोड़े मारते रहे, लेकिन वह अपने घर की औरतों की इज्जत देने को तैयार न हुआ। उसने अपने प्राण त्याग ना ही बेहतर समझा। गौरा और सखी कमरे में बैठकर मंगरू की बात देख रही थी। उसे क्या पता था कि मंगरू पर क्या बीत रही है। अचानक किसी ने चीखने रोने की आवाज़ सुनाई पड़ी। कान लगाकर सुना तो कलेजा मुंह को आ गया था। वह मंगरू की आवाज़ थी। गौरा दौड़कर दरवाजे पर पहुंची। मंगरू की आवाज़ सुनकर उससे रहा ना गया तो आवाज़ के पीछे दौड़ गई। फटाक खोला तो गौरा कोई है आवाज़ देती, लेकिन जवाब न मिला। वह अंदर जा पहुंची। सामने मंगरू खुले बदन पर लहूलुहान खड़ा था। अंग्रेज उस पर चाबुक बरसा रहा था। गौरे से यह सहन नहीं हुआ। वह दौड़कर मंगरू से लिपट गई और बोली, इसके बदले जितना चाहो मुझे मार लो, लेकिन इस पर दया करो। खुश होकर गौरा से बोला, तुम यहाँ मेरे पास रहोगी तो मैं इसे छोड़ दूंगा। गौरा बहुत असहाय महसूस कर रही थी, कुछ न बोली। वही मंगरू दर्द से कहार रहा था। जिस साथ के लिए वह यह सब कर रहा था, उसकी आंखों के सामने उसे छूट रहा था। गौरा ने दिल पर पत्थर रखकर कहा, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है, लेकिन अपने पति के स्वस्थ होने के बाद मैं तुम्हारे पास आऊंगी। अंग्रेज बात मान गया। उसने मंगरू पर अत्याचार बंद कर दिया और सिपाही को उसे अस्पताल में भर्ती कराने का आदेश दिया। मंगरू को अस्पताल ले जाया गया। गौरा भी उसके साथ थी। इलाज के दौरान गौरा एक क्षण के लिए भी मंगरू के सामने से नहीं हटी। 4 दिनों के इलाज के बाद मंगरू की आंखें खुली। तय शर्त के मुताबिक अब गौरा को मंगरू का साथ छोड़कर अंग्रेज के पास जाना पड़ा। यह उसे मंजूर नहीं था। ऐसे में उसने मरना बेहतर समझा। अस्पताल के बाहर नदी की धार बह रही थी। गौरा जाकर उसमें कूद पड़ी। आनन फानन में एक अस्पताल कर्मचारी दौड़ा मंगरू के पास आया और गौरा के नदी में कूदने की सूचना दी। मंगरू की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसे कुछ समझ नहीं आया। दौड़कर नदी के सामने पहुंचा और छलांग मार दी। जीते जी जो कभी साथ नहीं रह पाए, वे दोनों परलोक की यात्रा में एक साथ जा रहे थे। दोस्तों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि व्यक्ति को अपना मन साफ और सच्चा रखना चाहिए। किसी कार्य को करने के पीछे यदि आपकी नियति नेक है तो नित्य भी अच्छा होगा, लेकिन बिना सोचे समझे किसी भी कार्य को नहीं करना चाहिए। ये कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। धन्यवाद।